हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोर्सेस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज़ है। इसमें हम लोग समाजशास्त्र के संस्थापक विचारकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में कार्ल हाइनरिच मार्क्स, अर्थात जिन्हें कार्ल मार्क्स के नाम से जाना जाता है, इनके बारे में या इनके जीवन संघर्ष के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कार्ल मार्क्स को कुछ पृष्ठों में या कुछ घंटों में समेट पाना असंभव सा है। आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इनके जीवन संघर्ष के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जिस विचारक ने संघर्षवाद की नींव रखी थी उसका जीवन कैसा था। उनके जीवन में भी उतने ही संघर्ष दिखाई देते हैं। तो अगर आज हम लोग उनके जीवन के बारे में समझ लेंगे तो उनके आगे के जितने विचार हैं या अवधारणाएं हैं उनको समझना हम लोगों को काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं कार्ल हाइनरिच मार्क्स के जीवन परिचय के बारे में। हाइनरिच और हेनरिएटा मार्क्स की दूसरी संतान तथा सबसे बड़े पुत्र का नाम कार्ल हाइनरिच मार्क्स था। उनका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के राइनलैंड प्रांत में ट्रियर नामक नगर में हुआ था। हाइनरिच मार्क्स जर्मनी के यहूदी समाज के सदस्य थे। यह यहाँ पर जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय में जर्मनी में नेपोलियन का राज्य था और इसी समय में यहूदियों ने व्यापार और व्यवसाय के उन अवसरों का लाभ उठाया था जो कि उन्हें पहले कभी भी प्राप्त नहीं हुआ था। अर्थात हम लोग यह जानते हैं कि जो इसके पहले का जर्मनी का परिदृश्य था वह यह था कि वहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था थी, लेकिन जब नेपोलियन का राज्य होता है तो उस समय यहूदी समाज जो है वह काफ़ी हद तक व्यापार तथा व्यवसाय को विस्तृत रूप से फैलाता है और उन अवसरों का वह लाभ उठाकर अपने जो पारंपरिक जीवन शैली थी, जो पहले की जीवन शैली थी, उसको काफ़ी हद तक यहूदी समाज बदल लेता है। और इन्हीं में कार्ल मार्क्स के पिता हाइनरिच मार्क्स भी थे। लेकिन 1928 में नेपोलियन के हार के बाद वियना कांग्रेस ने जर्मन राइनलैंड प्रांत, जहां पर कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, को प्रसा राज्य को सौंप दिया। इसका अर्थ यह था कि जर्मनी एक बार फिर से सामंतवादी राज्यों में बंट गया और यहूदियों को एक बार फिर से प्रजातीय, राजनैतिक तथा धार्मिक प्रतिबंधों को झेलना पड़ा। इनमें से कुछ लोग तो पारंपरिक जीवन शैली को अपना लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उस जीवन शैली को फिर से कभी अपना नहीं पाए। और ऐसे में ही कार्ल मार्क्स के पिता भी थे। 1817 में कार्ल मार्क्स के जन्म के 1 वर्ष पूर्व उनके पिता ईसाई चर्च के सदस्य बन गए तथा उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। धर्म के प्रति कार्ल मार्क्स का जो उग्र दृष्टिकोण दिखाई देता है, जैसे उन्होंने कहा है कि धर्म जो होता है वह गरीबों की आह होती है, या यह एक तरीके का नशा है या अफीम है, इस तरीके से इन्होंने उसकी व्याख्या की है धर्म की। तो कार्ल मार्क्स का जो यह उग्र दृष्टिकोण दिखाई देता है, इसके पीछे कारण एक यह भी था कि उस समय जो इस प्रकार के धर्म परिवर्तन करने वाले लोग होते थे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती थी, क्योंकि ये पहले ही यहूदी समाज के सदस्य थे तो उस समाज से तो वो निकल चुके थे, लेकिन बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया तो ना अपने धर्म के सदस्य पूरी तरीके से रहे और ना ही जो नए धर्म से जुड़े रहे उसमें ही वह पूरी तरीके से उसके सदस्य बने रहे। तो इस प्रकार से इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती थी। जो कार्ल मार्क्स थे उन्होंने अपने पिता की सलाह पर बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए और विधि संकाय में प्रवेश ले लिया। यहाँ से कार्ल मार्क्स का बर्लिन काल शुरू होता है और बर्लिन विश्वविद्यालय में कार्ल मार्क्स का जो समय था वह हीगलवादी दर्शन के प्रभाव में गुजरा। वह युवा हीगलवादियों के समूह का सदस्य बन गए और जर्मन बुद्धिजीवियों में उस समय का समय जो था वह हताशा का वर्ष था। ऐसा क्यों था तो यह जानकर हमें आश्चर्य होगा, परंतु यही सत्य है कि रूसी सामाजिक क्रांतिकारी मिखाइल बाकुनिन ने लिखा कि वे अर्थात जर्मन लोग कभी भी नहीं उठ पाएंगे, भले ही मर जाएंगे परंतु क्रांति नहीं करेंगे। न्याय शास्त्र का छात्र होने के नाते कार्ल मार्क्स
एडवर्ड गांस से काफ़ी प्रभावित हुए, जो कि हीगल के प्रमुख शिष्य थे। अर्थात एडवर्ड गांस जो थे वह हीगल के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। और यह हम सभी को पता है कि कार्ल मार्क्स ने हीगल के विचारों की काफ़ी आलोचना की थी। मार्क्स ने उन्हीं से अर्थात एडवर्ड गांस से ही सैद्धांतिक आलोचना की पद्धति को सीखा था। परंतु कुछ समय के बाद उन्होंने कानून के अपने अध्ययन को छोड़ दिया और दर्शन शास्त्र की तरफ उनका रुझान हो गया। वह दर्शन शास्त्र के व्याख्याता बनना चाहते थे, परंतु 1841 में उनके पिता की मृत्यु के कारण मार्क्स को गैर शैक्षणिक भविष्य चुनने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। कोलोन शहर के एक विज्ञापनकर्ता मोजेज हेस ने कार्ल मार्क्स की सहायता की तथा राइनिसे साइटुंग नामक पत्र के लिए लेख लिखने के लिए आमंत्रण दिलवाए। बाद में मार्क्स इसके मुख्य संपादक भी बन गए और शीघ्र ही उन्हें यह बात तो स्पष्ट हो गई कि जर्मनी में वह स्वतंत्रतापूर्वक लिख या बोल नहीं सकते हैं। अर्थात उन्होंने फ्रांस जाने का निश्चय कर लिया तथा विवाह के पश्चात 1843 में वह पेरिस चले गए और यहाँ से कार्ल मार्क्स का पेरिस काल प्रारंभ होता है। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब कार्ल मार्क्स पेरिस में आए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक उथल पुथल छाई हुई थी। जहाँ तक मार्क्स का प्रश्न है, उनके मस्तिष्क में एक ही प्रश्न चल रहा था कि आखिर में फ्रांसीसी क्रांति के विफल होने का कारण क्या था। क्या आपको पता है कि मार्क्स ने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए क्या किया? उसने क्रांति के ऐतिहासिक दस्तावेजों, इससे जुड़े विषयों तथा इस पर फ्रांस में लिखे गए असंख्य लेखों का अध्ययन किया। क्या आपको विश्वास होगा कि इस 25 वर्षीय कठोर परिश्रमी युवक ने इस भीमकाय कार्य को 1 वर्ष में पूरा कर लिया। वह रात दिन पढ़ते थे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने बर्लिन में दिन रात पढ़ाई की थी जब उन्होंने युवा हीगलवादियों के समूह को अपनाया था तथा वह हीगलवाद के बारे में सभी कुछ जानना चाहते थे। फ्रांस और इंग्लैंड के अर्थशास्त्रियों के कार्यों के अध्ययन के बाद मार्क्स को हीगलवाद से जुड़े अनेक मुद्दों में काफ़ी अस्पष्टता नजर आई। उन्होंने फ्रांस तथा जर्मनी की सामाजिक आर्थिक दशाओं की तुलना प्रारंभ की। हालांकि मार्क्स फ्रांसीसी समाजवादी लेखकों तथा अंग्रेजी अर्थशास्त्रियों से प्रभावित थे, फिर भी वह इनकी विद्वता के आलोचक भी उतने ही ज़्यादा थे। मार्क्स के अनुसार उनका ऐसा मानना था कि यह जो विद्वान थे वह इतिहास का मर्म नहीं समझ पाए थे। मार्क्स के विचार में इनकी जो विद्वता थी वह इतनी गंभीर और ईमानदार नहीं थी। यह बड़ी ही रोचक बात है कि कार्ल मार्क्स हीगलवाद के कट्टर आलोचक थे, फिर भी उन्होंने जो मानव समाज की संरचना का जो अवधारणा है यह हीगल के विचारों से ही स्वीकार किया था। अर्थात हीगल की भांति मानव इतिहास की प्रक्रिया में विभिन्न तत्वों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों में मार्क्स का भी विश्वास था। हालांकि यह हीगल से प्रभावित तो थी, लेकिन इन्होंने हीगल से हटकर जो फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन और उनके अनुयायी थे उन लोगों से इन्होंने यह विचार ग्रहण किया। इस प्रकार हीगल की आलोचना करने से मार्क्स को एक नया दृष्टिकोण मिला और यह वह समय था जब मार्क्स ने साम्यवाद में रुचि लेने लगे थे। इसी समय उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंजल्स नामक क्रांतिकारी से होती है। यह एक जर्मन क्रांतिकारी थे तथा एक कपड़ा मिल मालिक के पुत्र थे और मार्क्स का जो पत्र लिखने का जो था इसी के संदर्भ में इन दोनों की मुलाकात होती है और इनकी मित्रता उसी समय से इतनी घनिष्ठ हो गई कि लगभग 40 वर्षों तक इनकी मित्रता ऐसी ही घनिष्ठ बनी रही। कार्ल मार्क्स अस्पष्ट और खिचड़ी तरीके से लिखते थे, अर्थात उनकी जो लेखन के तरीके थे वो काफ़ी अस्पष्ट थे। उन्होंने अपने लेखन में एंजल्स से काफ़ी सहायता ली। एंजल्स में अन्य लोगों के द्वारा की गई खोजों को छांटने, विश्लेषित करने तथा उनकी व्यावहारिकता को समझने का अद्भुत क्षमता था।
न केवल यह बल्कि एंजल्स ने मार्क्स को सुरक्षा भी प्रदान किया जिसकी कार्ल मार्क्स को बहुत ज़रूरत थी। और यह भी कहा जाता है कि जिस प्रकार से एंजल्स ने मार्क्स का सुरक्षा का ध्यान दिया उसी प्रकार से कार्ल मार्क्स ने भी उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की तरह स्नेह और प्रेम दिया था। अर्थात इन दोनों की दोस्ती जो थी, मित्रता थी, वह काफ़ी घनिष्ठ थी। हालांकि अपने मित्रों के प्रति स्नेह का व्यवहार होते हुए भी कार्ल मार्क्स का स्वभाव उग्रता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। हालांकि कार्ल मार्क्स के कई प्रसिद्ध लोगों से अच्छे संबंध थे, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जो रूसी क्रांतिकारी मिखाइल बाकुनिन थे, इनसे इनके काफ़ी द्वेष के संबंध थे और इन दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी हद तक नुकसान भी पहुंचाया तथा यूरोपीय समाजवाद की प्रगति में भी काफ़ी बाधा पड़ी। प्रोधो जो कि एक काफ़ी प्रसिद्ध विचारक थे और इन्होंने व्हाट इज़ प्रॉपर्टी एक काफ़ी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, उसको लिखा है इन्होंने। तो एक अन्य पुस्तक भी इन्होंने लिखा है द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ये प्रूधो की एक अन्य पुस्तक है। इन दोनों पुस्तकों को हमें याद रखना चाहिए क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी या व्हाट इज़ प्रॉपर्टी किसकी पुस्तक है, तो ये प्रूधो की पुस्तक है। और उस समय जिस समय मार्क्स पेरिस पहुँचे थे उस समय प्रूधो जो थे वो उनका जो प्रसिद्धि थी वह अपने चरमोत्कर्ष पे था। और लेकिन द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी जो पुस्तक थी इसकी मार्क्स ने आलोचना काफ़ी की थी और इन्होंने कहा था कि यह एक बहुत ही सतही पुस्तक है जिसने आम जनता को दिशा भ्रमित करने के लिए लिखा गया है। पेरिस में मार्क्स का संक्षिप्त परंतु अत्यधिक सृजनात्मक काल 1845 के प्रारंभ में ही समाप्त हो गया जब उन्हें पेरिस से निष्कासित कर दिया गया था। और यह निष्कासन क्यों किया गया था? क्योंकि समाजवादी पत्रिका फोयरवार्ड्स में प्रशा के शासक राजा के खिलाफ टिप्पणी छपी थी और प्रशा के शासकों ने इन गतिविधियों से जुड़े संपूर्ण समूह के निष्कासन की मांग की थी। कार्ल मार्क्स भी इनमें से एक थे, अर्थात इनको फाइनली मजबूर होकर और पेरिस से उनको निष्कासित कर दिया गया तथा वह पेरिस को छोड़कर ब्रसेल्स अपने परिवार के साथ चले आते हैं। यहाँ जर्मन साम्यवाद कामगार संगठनों के संपर्क में मार्क्स ने इन मजदूरों के एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का निश्चय किया। इस संगठन की शाखाएं विभिन्न यूरोपीय नगरों में थी। यह उस काल की शुरुआत थी जब मार्क्स एक क्रांतिकारी के रूप में नज़र आते हैं और यहाँ से मार्क्स का क्रांतिकारी के रूप में जर्नी शुरू होता है। कामगारों के संघ कम्युनिस्ट लीग के लिए कार्य करते हुए कार्ल मार्क्स क्रांतिकारी दल के संगठनकर्ता तथा नेता बन गए। 1847 में कम्युनिस्ट लीग की लंदन शाखा ने मार्क्स को पार्टी के लिए एक ऐसा दस्तावेज लिखने के लिए दिया जो पार्टी के उद्देश्य व लक्ष्यों को स्पष्ट करे। कार्ल मार्क्स ने इस विचार का स्वागत किया तथा 1848 के आरंभ में इसको तैयार किया। 1848 की पेरिस क्रांति के कुछ सप्ताह पूर्व इसका प्रकाशन हुआ। इसे द मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी 1848 कहा गया। हम सभी ने इसका नाम सुना होगा। यह एक अत्यधिक शक्तिशाली दस्तावेज है। इसका प्रतिभापूर्ण प्रारूप आज तक किसी अन्य राजनीतिक दल ने प्रस्तुत नहीं किया है। इतना ज़्यादा ये प्रतिभापूर्ण प्रारूप था। कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो को लिखने के फलस्वरूप कार्ल मार्क्स और उनके परिवार को बेल्जियम तथा उसकी राज्य सीमा से निष्कासित कर दिया गया। वहीं पर दूसरी ओर फ्रांसीसी सरकार द्वारा पेरिस में कार्ल मार्क्स को आमंत्रित किया गया। वहाँ पर पेरिस क्रांति शुरू हो चुकी थी, लेकिन मार्क्स गए तो वहाँ पे, लेकिन बहुत दिन तक वो वहाँ पर रुक नहीं पाए और फिर से वह वापस पेरिस छोड़कर कोलोन चले गए ताकि वह इस बात का पता लगा सकें कि आखिर में वह अपनी मातृभूमि राइनलैंड में अपने विचारों को किस तरीके से प्रतिपादित कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पुरानी पत्रिका के नाम के आधार पर एक नई पत्रिका न्यू राइनिसे साइतुंग के नाम से प्रारंभ की। इस पत्रिका के प्रकाशित लेखों को उन्हें जनता ने बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई, लेकिन बहुत शीघ्र ही प्रशा की सरकार के प्रति कार्ल मार्क्स के क्रांतिकारी रवैये के कारण इस पत्रिका को जब्त कर लिया गया और इसका अंतिम अंक लाल अक्षरों में प्रकाशित हुआ। इस अंक में प्रकाशित लेख के लिए मार्क्स को
देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उन पर कोलोन के न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। यहाँ पर मुकदमे के दौरान अपनी पैरवी में कार्ल मार्क्स ने जर्मनी तथा अन्य देशों की सामाजिक आर्थिक दशा पर एक भाषण दिया। जूरी के सदस्यों ने उन्हें ध्यान से सुना और बाद में उस भाषण के लिए उन्हें धन्यवाद दिया तथा उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया। लेकिन चूंकि सरकार ने उनकी नागरिकता वापस ले ली थी, अतः उन्हें जुलाई 1849 में राइनलैंड से निष्कासित कर दिया गया। अब उनके पास बहुत सारे विकल्प नहीं थे कि आखिर में वह कहाँ पर जाकर रह सकते हैं, अर्थात अंततः वह फिर से पेरिस चले जाते हैं, जहाँ पे फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें आदेश दे दिया कि या तो वह फ्रांस छोड़ दें या फिर ब्रिटेन के मोरबिहान नामक स्थान पर अज्ञात जीवन बिताएं। निष्कासन के समय मित्रों के सहयोग से एकत्रित धन से कार्ल मार्क्स ने इंग्लैंड का टिकट खरीदा तथा अगस्त 1849 में वह लंदन आ गए और कुछ समय बाद उनका परिवार भी लंदन चला जाता है। नवंबर में एंजल्स भी लंदन आ जाते हैं। क्या पता है आपको कि मार्क्स कुछ हफ्तों के लिए लंदन रहने गए थे, लेकिन वह जीवन पर्यंत वहीं पर रहे, क्योंकि उन दिनों यूरोप के घटना चक्र से इंग्लैंड बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं था। कार्ल मार्क्स के लिए यह संभव हो गया कि वह बिना समस्या के वहाँ रह सकते थे, परंतु इसके फलस्वरूप उनको जो राजनीतिक गतिविधियां थी तथा भौतिक गतिविधियां थी, इनसे उनको अलग थलग दूर रहना पड़ा और अपने परिवार और घनिष्ठ मित्रों के साथ वहाँ पे उन्होंने एक निष्क्रिय जीवन तथा भौतिक निर्धनता की स्थिति में जीवन यापन किया था। इस निष्क्रिय जीवन की मजबूरी ने उन्हें एक चिंतक के रूप में विकसित होने में सहायता दी। अपने अंतिम वर्षों में मार्क्स को अत्यधिक सम्मान मिला और उनके जीवन की भौतिक स्थिति भी काफ़ी हद तक सुधर गई थी। लंदन में उन्हें अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और इतिहास पर आंकड़ों की बहुत मात्रा में उपलब्धि थी। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाया और वह सैद्धांतिक शोध में जुड़ गए। निष्कासन के प्रथम 20 वर्षों में मार्क्स ने घनघोर दरिद्रता झेली और इस कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मकान भी बदलने पड़ते थे। यहाँ तक कि उनको लंदन में सोहो की मलिन बस्तियों में भी रहना पड़ा था। उनके परिवार को अनेकों घंटे बिना प्रकाश और भोजन के बिताने पड़े थे। आर्थिक एवं बौद्धिक रूप से एंजल्स ने काफ़ी सहायता दी थी, क्योंकि एंजल्स चूँकि अपने पिता की कपड़ा मिल में नौकरी करते थे, तो इसके कारण वह काफ़ी सुरक्षित और संपन्न वर्ग से थे। मार्क्स को इन कठिनाइयों से थोड़ी राहत इस बात से मिली जब उन्हें न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए यूरोपीय घटना चक्र पर निरंतर लिखने के लिए निमंत्रण मिलता रहता था। क्या आपको पता है कि मार्क्स को अपने लेखों को अंग्रेजी में लिखने में कठिनाई होती थी, परंतु चूंकि उनके पास यही एकमात्र तरीका था जिससे कि वह अपने परिवार की आजीविका अर्जित कर सकते थे, अतः उन्होंने अपने मित्र एंजल से सहायता मांगी। एक अच्छा मित्र होने के नाते एंजल्स ने लेख लिखे जिन्हें मार्क्स अपने नाम से छपने के लिए भेजते थे। एंजल्स के लेखों ने मार्क्स को तुरंत प्रसिद्धि दिलाई। बाद में मार्क्स ने इंग्लैंड तथा आयरलैंड की सामाजिक आर्थिक दशाओं पर भी व्यापक रूप से लिखा। 1864 तक इंग्लैंड में मार्क्स की बहुत ही कम ख्याति थी, जबकि इंग्लैंड से बाहर उनकी प्रसिद्धि काफ़ी हद तक फैल चुकी थी। 1864 में जब कामगारों के वर्कर्स इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई, तो जर्मन कारीगरों के प्रतिनिधि के रूप में मार्क्स इसकी कार्यकारी समिति में शामिल हुए। वस्तुतः मार्क्स ने इस संगठन को संभाला तथा इसका उद्घाटन भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने 1848 से 1864 तक के कामगार वर्ग का सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। इस संगठन की वृद्धि बहुत तेजी से हुई और मार्क्स ने इनकी गतिविधियों को लंदन से ही संचालित किया था। मार्क्स जब इसकी गतिविधियों में व्यस्त थे तो उस समय अपनी महान कृति दास कैपिटल के प्रथम खंड को 1867 में प्रकाशित किए। इस कृति के दूसरे और तीसरे खंड को मार्क्स की मृत्यु के बाद एंजल्स ने संपादित किए। दास कैपिटल ने एक तूफान सा ला दिया और बहुत ही जल्दी इसका फ्रांसीसी, अंग्रेजी, रूसी तथा इतालवी भाषाओं में अनुवाद शुरू हुआ। आज तो इसके अनुवाद भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। हेग में हुई वर्कर्स इंटरनेशनल की कांग्रेस में इसके कार्यालय को अमेरिका स्थानांतरण करने के लिए मत पारित हुआ तथा बाद में उसमें उतना उत्साह और जोश नहीं था और फाइनली यह 1876 में फिलाडेल्फिया में ही समाप्त हो जाता है।
इसके साथ ही मार्क्स का सार्वजनिक जीवन भी समाप्त हो गया और एक बार फिर से वह अपने सैद्धांतिक अध्ययनों में जुट जाते हैं। 30 वर्षों में मार्क्स के लेख और भाषण मूलतः उस देश के विरुद्ध थे, अर्थात रूस के, जिसने अंततः उसके विचारों का स्वागत किया तथा उन्हें आधुनिक काल का सबसे बड़ा नायक बना दिया, और यह देश रूस था। जब रूसी लोग लंदन में मार्क्स से मिलने आते थे, मार्क्स उनका स्वागत करते थे तथा उनसे अपने जीवन के मिशन के बारे में बातें किया करते थे। उनके जीवन का मिशन पूंजीवादी समाज को उखाड़ फेंकना था। उन्होंने रूसी क्रांतिकारियों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। हालांकि इसी बीच में एक दीर्घकालीन बीमारी के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया और वह अपने अध्ययन कक्ष में ही आराम से कुर्सी पर सोते हुए 14 मार्च 1883 को अपने प्राण त्याग दिए। तो यह था कार्ल मार्क्स का जीवन संघर्ष या जीवन परिचय। जो भी हमें उचित लगे हम इसे नाम दे सकते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो कि संघर्षवाद के प्रणेता, उन्होंने अपने खुद के जीवन में भी उतने ही संघर्षपूर्ण जीवन बिताए थे। तो इसी कड़ी में आगे हम लोग इनके विचारों के बारे में या इनकी क्या थ्योरीज हैं, क्या अवधारणाएं इन्होंने दी हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।